ऐतिहासिक व्यक्तित्व। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में भारत आया। उसने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई। इसने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया, जो संगौली की संधि 1816 के बाद समाप्त हुआ। संगौली की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल तथा कुमायूं अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। शिमला, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया। हेस्टिंग्स ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर अपने उद्देश्य, आकांक्षा एवं स्वप्न को साकार किया। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। पिंडारी बर्बर लुटेरों का एक दल था। ये मराठों की सेना में सहायक सैनिक के रूप में कार्यरत थे। इन्हें सिंधिया तथा होलकर जैसे मराठा सरदार सुरक्षा प्रदान करते थे। सिंधिया द्वारा पिंडारियों को 1794 में नर्मदा के समीप मालवा क्षेत्र में कुछ बस्तियां प्रदान की गईं। अंग्रेज लेखक जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी। पिंडारी आमने सामने की लड़ाई से बचते थे। इनका प्रमुख लक्ष्य लूटपाट होता था। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां तथा हीरू जैसे पिंडारी नेता थे। पिंडारियों के पूर्ण दमन के लिए हेस्टिंग्स ने 1816 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमति प्रदान की। साथ ही कुछ भारतीय शक्तियों से भी समझौता किया। दौलतराव सिंधिया इस समय तक एकमात्र पिंडारियों का सरदार था। इसलिए हेस्टिंग्स पिंडारियों के साथ साथ सिंधिया को भी कुचलना चाहता था। दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिकों तथा 300 तोपों के साथ आक्रमण की योजना बनाई। उत्तरी सेना की कमान हेस्टिंग्स ने अपने पास तथा दक्खनी सेना सर टॉमस हिस्लॉप को सौंपी। मेलकॉम हिस्लॉप का सहायक था। 18 फरवरी 1818 को करीम खां ने मेलकॉम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गौसपुर उत्तर प्रदेश की जागीर मिली। वासिल मोहम्मद ने सिंधिया के यहां शरण ली, जिसे सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया। उसने गाजीपुर में कैद अवस्था में आत्महत्या कर ली। चीतू को असीरगढ़ के जंगलों में शेर खा गया। 1824 तक पिंडारियों का पूर्ण उन्मूलन हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत राज्यों तथा कुछ मध्य भारत के राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। उसने निम्नलिखित राजपूताना राज्यों के साथ प्रतिरक्षात्मक मेल, स्थायी मित्रता, रक्षा एवं अधीन सहयोग की संधि की। कोटा 26 दिसंबर 1817, उदयपुर 16 जनवरी 1818, बूंदी 10 फरवरी 1818, किशनगढ़ मार्च 1818, बीकानेर मार्च 1818, जयपुर अप्रैल 1818, प्रतापगढ़ दिसंबर 1818, बांसवाड़ा दिसंबर 1818, डूंगरपुर दिसंबर 1818, जैसलमेर दिसंबर 1818, सिरोही 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट के काल्पनिक पद को समाप्त कर दिया। शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय को हेस्टिंग्स ने ये निर्देश दिया कि वो ऐसा कोई उत्सव या समारोह न करे जिससे उसकी प्रभुता कंपनी सरकार पर समझी जाए। हेस्टिंग्स के समय में ही टॉमस मुंडो ने मद्रास में रैयतवाड़ी तथा एल्फिंस्टन ने बम्बई में महलबाड़ी एवं रैयतबाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू किया। बंगाल में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम हेस्टिंग्स के समय में ही लागू किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासन किया।
चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि इसकी प्रसिद्ध उपाधियां थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से प्रभावती गुप्त नामक पुत्री पैदा हुई। कालांतर में उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों का उन्मूलन किया तथा इस उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के अवसर पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया। इतिहासकार महरौली दिल्ली स्थित स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमाएं पश्चिम में पंजाब, पूर्व में बंगाल, दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ तक विस्तृत थीं। पृष्ठ संख्या 82। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उज्जैनी पर भी उसका अधिकार हो गया, जिसे उसने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, जो 405 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा। फाहियान भारत बौद्ध पांडुलिपियों तथा पाठों का संग्रह करने एवं उनके अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था। अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्रियों आम्रकार्दव, शाबवीर सेन, शिखर स्वामी आदि का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में उसके अधिकारियों में बलाधिकृत सेनापति, दंडपाशिक, पुलिस विभाग, महादंडनायक, न्यायाधीश, मुख्य, उपरिक, राज्यपाल आदि का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गोविंद गुप्त तीरभुक्ति और घटोत्कच गुप्त एरिकीर्ण प्रदेश एरण का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धर प्रकार, पीठिकारूढ़ प्रकार, छत्र प्रकार, सिंहहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव धर्मावलंबी होने के कारण परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त का संधि विग्रहक वीरसेन शैव आम्रकार्दव सेनापति बौद्ध मतावलंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त के दरबार में विद्वानों को संरक्षण मिला था। उसके नवरत्नों में शामिल थे कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, शपणक, शंकुवेला भट्ट, वराहमिहिर, घटकर्ण, वरची आदि। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वारा प्रचलित किए गए तांबे के सिक्के के मुख्य भाग पर श्री विक्रम तथा पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति के साथ चंद्रगुप्त खुदा था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों का उन्मूलन किए जाने का विवरण उदयगिरि अभिलेख से मिलता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिशी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को लाहौर के स्थान पर सल्तनत की राजधानी बनाया। अपने शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों में उसको अपने 2 प्रबलतम विरोधियों ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा के विरोध का सामना करना पड़ा। 1221 ईस्वी में भारत पर संभावित मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश ने कूटनीतिक दूरदर्शिता के साथ हल किया। उसने चंगेज खां की नाराजगी से बचने के लिए मांगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी, जिससे नवोदित दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण से बच गई। अपने सैन्य अभियानों के अंतर्गत इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदौर, 1231 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव, 1234-35 में उज्जैन और भिलसा के शासकों को पराजित किया। बामियान पर किया गया आक्रमण उसकी अंतिम सैन्य अभियान था। इसी अभियान के समय घातक बीमारी होने के कारण इल्तुतमिश की 29 अप्रैल 1236 को मृत्यु हो गई। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा
अल-मुस्तनसिर बिल्लाह द्वारा खिलअत प्रदान किए जाने के बाद इल्तुतमिश ने खुद को दिल्ली सल्तनत का वैध एवं स्वतंत्र शासक घोषित किया। खलीफा से वैधता मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। भारत में मुस्लिम सत्ता के इतिहास की शुरुआत वस्तुतः इल्तुतमिश के शासनकाल के साथ प्रारंभ होती है। उसने सल्तनत को एक संप्रभुता संपन्न राज्य तथा एक राजतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान की। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन या गुट तैयार किया, जिसे तुर्कान चहलगानी, चालीसा या चरगान कहा जाता था। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को अनेक छोटी बड़ी एकताओं यानी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। सल्तनतकालीन एकता का अर्थ था नकद वेतन के बदले किसी को कृषि योग्य भूमि का लगान हस्तांतरित करना। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का आरंभ संभवतः भारतीय समाज में व्याप्त सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ स्थित क्षेत्रों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में किया। मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का योगदान अविस्मरणीय है। वो शुद्ध अरबी पद्धति पर चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रचलन में लाया। इल्तुतमिश ने मिहाज उस-सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। उसने भारत के प्रथम मकबरे सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा में एक नई शुरुआत की। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था।